हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब चालू करते हैं हम अपना नोडल एनालिसिस का टॉपिक। ये नोडल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी ईजी भी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, राइट। तो इसे आप डिटेल में समझेंगे और मैं हर छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो आप पूरा कंसंट्रेशन करेंगे इस टॉपिक पे, राइट। तो पहले हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ करंट के। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे इक्वेशन ऑफ करंट के बारे में। इक्वेशन ऑफ करंट क्यों, थोड़ा सा याद कीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट का। मैंने क्या कहा था कि करंट का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन होता है। करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद है, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक और चीज बोला था, करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा था वोल्टेज सोर्स के, और इलेक्ट्रॉन जो था नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा था, ठीक है। एक और चीज बोल सकते हैं हम ये कि करंट जो होता है फ्लो करता है ठीक है। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हायर पोटेंशियल से करंट निकलता है और लोअर पोटेंशियल तक जाता है, और हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि करंट की वैल्यू क्या है, राइट। तो ये चीज आप याद रखेंगे, क्या हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन आर इज इक्वल टू आई। और आई कहां से हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैं चाहता हूं कि आप ना इक्वेशन ऑफ करंट्स लिखें सबके। हर जो मैं सर्किट्स अभी इतने सारे बना के रखा हूं, इन सब का हम इक्वेशन ऑफ करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, किससे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड। सपोज ये एक सर्किट है, यहां पे करंट आई ऐसे फ्लो हो रहा है, आई ऐसे फ्लो हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई का इक्वेशन होगा, आई हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है और उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस डिटरमाइन करेगा उसका वैल्यू। तो V माइनस 0 वोल्ट अपॉन 2 ओम्स, ठीक है। V माइनस 0 ओम बाय 2 ओम। मान लो कि यहां पे आई ऐसे फ्लो हो रहा है, अगेन मैं क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा I इज इक्वल टू, क्योंकि 0 से V तक जा रहा है I, तो इस बार इक्वेशन कैसा होगा, 0 माइनस V बाय 2। डिफरेंस पता चल रहा है दोनों में, राइट, कि डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से ये इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअल में क्या है, साइन ही तो चेंज हो रहा है, 0 V बाई 2 हो रहा है, यहाँ पे माइनस V बाई 2 हो रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि डायरेक्शन हमारा नेगेटिव साइन को डिनोट करता है, ठीक है। सॉरी, नेगेटिव साइन हमारा डायरेक्शन को डिनोट करता है, राइट। तो यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे अप्लाई करना है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मान लीजिए करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो I का वैल्यू क्या होगा, V1 माइनस V2 बाय 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब ना मैं क्या करता हूं, सब में डायरेक्शंस मार्क कर देता हूं करंट का। सपोज I ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I ऐसे फ्लो हो रहा है, और इसमें I ऐसे फ्लो हो रहा है मान लीजिए, और इसमें I ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे, और इसमें ऐसे। अब सारे ही केसेस में आप ना करंट की वैल्यूज लिखिए, करंट के इक्वेशन लिखिए, सारे ही वैल्यूज इक्वेशंस में, सारे ही क्वेश्चंस में आप करंट का इक्वेशन लिखिए, राइट। तो आई होप आप ट्राई किए होंगे खुद से लिखने का। अब चलिए देखते हैं मैं कैसे लिखता हूं।
यहां पे I क्या होगा, V2 माइनस V1 बाय 2। ठीक है, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट यहां से करंट फ्लो हो रहा है, 2V तक जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 पर एक यहां पे आप कैच है थोड़ा सा, आप ना अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर ये टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है तो कैसे करेंगे। आपको याद होगा कि नोड वोल्टेज हमेशा जब रहेगा तो आप क्या अज्यूम करेंगे, 0 वोल्ट मतलब कि क्या, ग्राउंड, V वोल्ट मतलब कि क्या, V वोल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ग्राउंड टू ग्राउंड अगर मैं KVL लिखता हूं मतलब कि क्या, KVL कैसे होगा, यहां से चालू करता हूं -V प्लस यहां पे I ऐसे, सॉरी I तो इधर से आ रहा है, ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है, -V -2I प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। अब सब उधर ले जाइए तो I किसके इक्वल हो जाएगा, I मेरा इक्वल टू आएगा 4, सॉरी मैं ऐसे लिखता हूं 0 -V प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू I। करेक्ट है, आया कि नहीं, राइट। तो एक्चुअल में यहां पे KVL इक्वेशन ही लग रहा है, पर हर बार तो हम KVL लगाएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे पता है कि अगर बीच में जो ये टर्मिनल आ रहा है, जिस डायरेक्शन को करंट फेस कर रहा है, यहां से नेगेटिव से घुस रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर यहां पे पॉजिटिव से घुस रहा है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, नेगेटिव, मतलब कि क्या, V -4 -0 बाय 2। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव से एंटर किया इसलिए मैं यहां पे माइनस साइन लिख दिया, और यहां पे नेगेटिव से एंटर किया और मैं यहां पे प्लस साइन कर दिया। पर आप याद नहीं करेंगे कुछ किसी भी चीज को, जब भी कंफ्यूजन फेस करें तुरंत KVL लगाइए, नोड को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कीजिए 0 वोल्ट को ग्राउंड से, और KVL लगा के चेक कर लीजिए। ठीक है, और ये चीज आपका प्रैक्टिस से अपने आप डेवलप हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बारे में। इसमें I की वैल्यू क्या होगी, इधर से फ्लो हो रहा है V1 -2 -V2 अपॉन 10। ठीक है, V1 -2 -V2 अपॉन 10, यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका क्या होगा इक्वेशन, V2 प्लस 2 -V1 अपॉन 10। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे I की वैल्यू क्या आ रही है, I की वैल्यू यहां पे आ रही है V1 -V2 बाय 2। क्या ये सही होगा, क्या बोला मैं, I इज इक्वल टू V1 -V2 बाय 2। तो क्या ये लिखना सही होगा, ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत भाई, यहां पे तो आपको वोल्टेज करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज पता ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि यहां पे जो ड्रॉप या राइज हो रहा होगा वोल्टेज का वो कितना होगा। ठीक है, यहां पे तो आपने 0 अज्यूम कर लिया वोल्टेज, करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज, इसलिए आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया, राइट, पर एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। एक और चीज याद रखिए, करंट सोर्स अगर इधर दिया हुआ है 4 एम्पियर्स की, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट डायरेक्शन होगा वही तो डिसाइड कर, करंट सोर्स से तो डिसाइड करेगा कि ये करंट कितना होगा, क्योंकि करंट सोर्स का अगर एक बार वैल्यू मेंशन हो जाए तो उस ब्रांच में उतना ही करंट फ्लो होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू 4 एम्पियर्स, राइट। यहां पे बताइए, यहां पे फिर से क्या, V2 प्लस 4 माइनस V1 बाय 2 होगा क्या, नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा, करंट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है करंट, -4 एम्पियर्स। ठीक है, समझिए कि यहां पे आपको मैं सिखाना चाह रहा था कि कैसे आप हर ब्रांच के लिए अपना करंट का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन होगा मैक्सिमम लोगों को कि वोल्टेज, ये जो वोल्टेज बीच में आ गया तब क्या करना चाहिए। तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक वोल्टेज सोर्स अज्यूम कीजिए और KVL लगा के अपने इक्वेशन को सही निकाल सकते हैं। या तो फिर अगर आप जल्दी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐसे से भी अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज कीजिए यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, फिर प्लस से माइनस, यहाँ से यहाँ वोल्टेज
ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, यहां से यहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए माइनस लिया मैंने वोल्टेज ड्रॉप को डिनोट करने के लिए। और यहां से अगर आप आते हैं तो यहां से यहां वोल्टेज राइज होता है, तो यहां पे प्लस मैंने लिखा, राइट। सिमिलर केस यहां से यहां जब जा रहे हैं तो वोल्टेज राइज हो रहा है, माइनस से प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, तो वोल्टेज राइज हो रहा है, इसलिए मैंने +4 लिखा। और यहां से जब आप इधर आ रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए मैंने -4 लिखा, ठीक है। और डिफरेंस ले लिया क्लियरली। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि V हायर पोटेंशियल माइनस V लोअर पोटेंशियल बोला मैंने। अगर ये जो यहां पे V प्लस यहां पे सपोज तो यहां पे ये वो वैल्यू है V, ये है 2 ओम और ये है 4 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा था उसी का वैल्यू मैंने लिखा V-4/2, V-4/2, और ये नीचे में सब दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, ठीक है। पर अगर मैं टर्मिनल को अपोजिट कर दूं तो अब क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, V-4 मतलब कि क्या, V-4/2 इज इक्वल टू I, राइट। तो उसके कारण क्या होगा, V+4 वाला केस आ गया, कहा गया ये वाला केस, V+4 वाला केस, तो यहां पे वही देखने को मिल रहा है, राइट। तो आप समझ गए कि यहां पे एक्चुअल में V हायर माइनस V लोअर पोटेंशियल, और लोअर पोटेंशियल अगर माइनस साइन में है तो इवेंचुअली प्लस हो जा रहा है। तो यहां पे आपको मैंने सिखा दिया कि आपको बाकी सब में कंफ्यूजन फेस नहीं होगा, बस ये वाले पॉइंट पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले KVL लगा लेंगे, उससे आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और अगर KVL नहीं लगाना है, टाइम सेव करना है, तो आप समझेंगे कि यहां से मैं इधर आ रहा हूं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो मैं माइनस लूंगा, वोल्टेज इधर से आ रहा हूं, वोल्टेज राइज हो रहा है तो मैं प्लस लूंगा। अगर वो वाला भी नहीं करना है तो आप ये समझेंगे कि V माइनस लोअर पोटेंशियल किया मैंने, और लोअर पोटेंशियल माइनस में ही है तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला डाउट भी आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक फिगर लेता हूं, उसमें हम पूरा खुद से इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब चलिए इस फिगर में आप लिखिए वो करंट का इक्वेशन, चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। कि पहले तो KCL लगाते हैं भाई। KCL कैसे लगाते थे, हम देखते थे कि अगर एक नोड को मैं कंसिडर करूं और सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट था, इधर से कितना करंट आ रहा है, 4 एम्पियर्स आ रहा है भाई इनकमिंग, 4 एम्पियर्स इनकमिंग है, और कितना है, I1 भी इनकमिंग है, राइट। आउटगोइंग कितना है, I3 प्लस I2। तो ये तो हो गया KCL, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे KCL, ये KCL लग गया। अब मुझे I1 का इक्वेशन लिखिए, I3 का इक्वेशन लिखिए और I2 का इक्वेशन लिखिए। चलिए ट्राई करते हैं कि करके। I1 को लिखते हैं पहले, ये हो गया I1। डायरेक्शन देखिए V2 से Vn, ये नोड ये जो नोड है उसका पोटेंशियल मैंने लिया है Vn, तो 4 तो एज इट इज है भाई। और I1 क्या है, I1 है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 सॉरी Vn बाय 2, ये इक्वल हो गया, ठीक है। क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये बेसिकली है क्या, V2 माइनस Vn आखिर है क्या, V2 माइनस Vn आखिर है क्या, ये है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप बता रहा है। अगर ये पॉइंट में Vn है और ये पॉइंट में V2 है तो इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप है। ये क्या है, ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है। ये दोनों क्या है,
ये दोनों बताया मुझे ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर। और ये क्या है, रेसिस्टर का वैल्यू। और अगर ये ऐसा है तो आप मुझे बताइए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये I1 इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर अपॉन रेसिस्टर वैल्यू, मतलब कि क्या, ये है I इज इक्वल टू V/R। ये वही हो गया ये तो, ठीक है। रेसिस्टेंस के ऊपर का ड्रॉप और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बता रहा है। तो भाई ये है क्या, आखिर ये चीज है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे केसीएल आ गया, फिर ओम्स लॉ भी आ गया। मतलब कि क्या, नोडल एनालिसिस क्या मैं लिख सकता हूं कि नोडल एनालिसिस इज नथिंग बट सम ऑफ केसीएल एंड ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं आपके कि नोडल एनालिसिस इज KCL प्लस ओम्स लॉ। KCL और ओम्स लॉ है नोडल एनालिसिस। चलिए इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। यहां पे तो हमारा एक इंपॉर्टेंट डेविएशन मिल गया, हमको पॉइंट मिल गया कि नोडल एनालिसिस भाई कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है हमको ओम्स लॉ आता है, हमको KCL आता है, तो दोनों को मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा नोडल एनालिसिस, राइट। तो I3 का बताइए। अब I3 का क्या वैल्यू है, I3 इज नथिंग बट, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा है, मतलब कि क्या, VN वोल्टेज राइज +4 माइनस V3 बाय 3M। ठीक है, करेक्ट है। VN +4 माइनस V3 बाय 3 ओम। I2 कितना हो रहा है, I2 कितने होगा, VN -6 माइनस V4 अपॉन अगेन VN -6 माइनस V4 अपॉन 3 ओम। ठीक है, करेक्ट है, राइट। तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ करंट लिखना सीखा। इक्वेशन ऑफ करंट सीखने के बाद मैंने बहुत सारे फिगर्स बनाए, सब में मैंने करंट का इक्वेशन क्या होता है वो दिखाया कि कैसे इक्वेशन क्या क्या है। फिर हमने देखा एक फिगर लिया और उसमें नोडल एनालिसिस लगाने की कोशिश की, और हमने ये देखा कि अगर किसी इंसान को नोडल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं पता है तो भी उसको वो चीज आती है। कैसे, क्योंकि हम KCL जानते हैं और ओम्स लॉ जानते हैं, और हम कुछ नहीं बल्कि यहाँ पे KCL पहले लगाए और फिर ओम्स लॉ से हम ये वाला इक्वेशन लिखे, तो वो पूरा का पूरा जो इक्वेशन आया, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन आया, ये पूरा इक्वेशन किसका आया, ये आ गया मेरा नोडल एनालिसिस, नोडल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गया नोडल इक्वेशन, राइट। तो यहां पे हमने नोडल इक्वेशन लिखना भी सीख लिया है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि नोडल एनालिसिस हम करेंगे कैसे आखिर, राइट। तो हम देख चुके हैं करंट इक्वेशन लिखना, और एक फिगर में हमने एक एग्जांपल भी लिया कि कैसे हम करंट इक्वेशन लिखेंगे पूरे फिगर का। ठीक है, अब ये फाइनल नोडल एनालिसिस देखते हैं कि इसके 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप काफी इजी वाला है, प्रोसीजर पहले समझते हैं क्या क्या करना है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स। प्रिंसिपल नोड क्या होते हैं, जहां पे 2 ब्रांचेस मिल रहे होंगे वो क्या था, हमारा सिंपल नोड था। जहां पे 2 से ज्यादा नोड्स मिल रहे होंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल नोड, राइट। तो आइडेंटिफाई करते हैं भाई, एक ये हो गया प्रिंसिपल नोड, दूसरा प्रिंसिपल नोड, तीसरा प्रिंसिपल नोड,
और ये चौथा प्रिंसिपल नोड। 4 प्रिंसिपल नोड हमको मिल गए। प्रिंसिपल नोड तो आइडेंटिफाई हो गए। एंड सेलेक्ट अ रेफरेंस नोड। सेलेक्ट अ रेफरेंस नोड, ये जो पॉइंट है ना, सेलेक्ट अ रेफरेंस नोड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसे नोड को रेफरेंस नोड मानते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो वो काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस नोड एक बहुत ही अच्छा चीज है कि आपको समझना होगा कि कौन से नोड को रेफरेंस, क्या इस नोड को मैं रेफरेंस लूं या इसको लूं या इसको लूं। इस सर्किट में तो देख के ही समझ में आ जा रहा है कि अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं तो ज्यादा इजी होगा। तो ठीक है, इसको रेफरेंस लेने से ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको रेफरेंस नोड मान लिया, तो पहला स्टेटमेंट तो हम समझ गए, आइडेंटिफाई किया नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स को और एक को रेफरेंस नोड मान लिया। ठीक है, असाइन नोड वोल्टेजेस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड्स, मतलब कि जो ये रेफरेंस नोड है उसके हिसाब से मैं असाइन करूंगा इन नोड वोल्टेजेस को। मतलब कि सपोज मैं यहाँ पे V1 लिखता हूँ, इस नोड का वोल्टेज कितना है V1, इस नोड का वोल्टेज मैं लेता हूँ V2 और इस नोड का वोल्टेज लेता हूँ V3। ठीक है, ठीक। राइट KCL इक्वेशन एट ईच नोड एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। अब इस नोड और इस नोड का मुझे KCL इक्वेशन लिखना है, तो देखने को ये मिला कि अगर इस नोड को छोड़ के मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले आप मुझे बताइए नंबर ऑफ नोड्स कितने थे इसमें, नंबर ऑफ नोड्स थे 4, राइट। एक्सेप्ट दिस नोड को छोड़ के मैं अगर KCL इक्वेशन लिखता हूं तो वो हमारा क्या बनाएगा, नोडल एनालिसिस को। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्वेशंस इन नोडल एनालिसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स -1। इस रेफरेंस नोड को क्योंकि मैं नहीं कंसिडर करता हूं इक्वेशंस लिखते समय, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेंगे हमारे नोडल एनालिसिस में वो n-1 होगा। n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स -1। तो मैं यहाँ पे इसको पहले मेंशन कर देता हूं। ठीक है, अभी हम जब इक्वेशंस लिखेंगे तो भी हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस, सॉरी नोडल इक्वेशंस, ठीक है, is equal to number of nodes -1। ठीक है, -1 क्यों हुआ, क्योंकि हम रेफरेंस नोड्स के बारे में इक्वेशन के KCL इक्वेशन नहीं लिखते। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स इतने हैं तो आपके KCL नोडल इक्वेशंस कितने होंगे, राइट। ठीक है, अब क्या बोला ये, एक्सेप्ट रेफरेंस नोड, यहां तक तो ठीक है। व्हाइल राइटिंग KCL इक्वेशन फॉर अ नोड कंसीडर दैट नोड वोल्टेज टू बी एट हायर पोटेंशियल। जिस भी नोड के लिए आप KCL इक्वेशन लिखेंगे, सपोज मैं इस नोड के लिए लिखूंगा तो मैं ये कंसिडर करके चलूंगा कि ये नोड पोटेंशियल एक हायर पोटेंशियल है बाकी सारे नोड पोटेंशियल से। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले इक्वेशन लिखते हैं। मैं इस नोड का लिख रहा हूं, ठीक है, एट नोड 1, फर्स्ट नोड में। चलो इस नोड का नाम देता हूं A, B और C। ठीक है, तो एट द रेट नोड 1 नोड A, तो क्या होगा V1। अब पहले करंट देखते हैं, KCL इक्वेशन लिखना है। सपोज यहां से करंट क्या निकल रहा है, यहां से भी, पर अगर यहां से जब तक के करंट डायरेक्शन मेंशन नहीं हुआ है तब तक आप ये अज्यूम करेंगे करंट बाहर निकल रहा है। पर जैसे ही करंट डायरेक्शन मेंशन हो गया है, जैसे यहां पे करंट सोर्स है, तो मैं उस करंट डायरेक्शन को चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पे 6 एम्पियर जा रहा है और यहां से 2 एम्पियर आ रहा है और यहां से कोई करंट डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो यहां पे मैं एक KCL इक्वेशन लिखूंगा और करंट को बाहर जाते हुए डिनोट करूंगा। बाकी जो करंट डायरेक्शन पहले से मेंशन है उसको मैं कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, राइट। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर करंट डायरेक्शन पहले से मेंशन्ड है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बाकी जगह में आप करंट्स को हमेशा आउटगोइंग ही रखेंगे। तो मैं अगर लिखूं इस करंट का वैल्यू लिखने के लिए, तो V1
-8/2 प्लस, और कौन सा आर्गुमेंट ये है, ये हो जाएगा V1 प्लस 10 -V2/4, ठीक है, प्लस एक और आउटगोइंग करंट +6, इनकमिंग कितना है, एक ही है तो 2 एम्पियर्स। तो ये कितना हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब नोड बी में चलते हैं। राइट, नोड बी में क्या है, V2 के लिए लिखेंगे, V2 को हायर पोटेंशियल मान के लिखने हैं, ठीक है। यहां पे भी मैं क्या किया, V1 को हायर पोटेंशियल मान के ही लिखा हूं सब, तो वैसे ही वहां पे जब V2 को लिखूंगा तो मैं V2 को हायर पोटेंशियल मान के चलूंगा। तो V2 के लिए अगर मैं लिखूं तो यहां से तो देखिए आप पहले 4 एम्पियर आ रहा है और यहां से 4 एम्पियर जा रहा है, यहां से 6 एम्पियर आ रहा है। बाकी ये दोनों पोटेंशियल्स में मुझे करंट की डायरेक्शन नहीं पता है, बाकी जहां पता है उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, राइट। तो अगर इस ब्रांच में लिखूं मैं, तो यहां से मैं सोचता हूं कि करंट निकल रहा है V2 से, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 -10 -V1/4, ठीक है। V2 -10 -V1/4 अगेन प्लस, ये क्या था, आउटगोइंग करंट्स को लिख रहा हूं। आउटगोइंग में कौन सा, एक और 4 एम्पियर भी है, और कौन सा है, V2 -V3/8 कर सकता हूं, राइट। और क्या है, बस आउटगोइंग में तो इतना ही दिख रहा है मुझे। और इनकमिंग लिखते हैं अब। इनकमिंग क्या है, 4 एम्पियर एक है और दूसरा है 6 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये आ गया मेरा इक्वेशन 2, करेक्ट। अब नोड सी की तरफ चलते हैं। नोड सी में क्या है भाई, यहां पे करंट डायरेक्शन कहां दिया है, यहां से 2 एम्पियर्स निकल रहा है, यहां से 4 एम्पियर आ रहा है, बाकी कहीं करंट डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो बाकी मैं सब जगह आउटगोइंग कंसीडर करके और V3 को हायर पोटेंशियल में कंसीडर करके मैं लिखता हूं इक्वेशन V3 -V2/8, राइट। फिर V3 +16 +10, ठीक है, और कौन सा है, +2 = 4। ये कौन सा हुआ, इक्वेशन 3, ठीक है, करेक्ट है। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पर मैं इसको जानबूझ के इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें सारे केसेस हम स्टडी कर सकते हैं। यहां पे पहला केस तो ये कि नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कितने बने, नोड ए, नोड बी, नोड सी में। अब देखिए 4 नोड थे, एक रेफरेंस नोड था, उसको सब्ट्रैक्ट किया, बचा कितना, 4 - 1 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन भी कितने बने, 3 ही बने। इन तीनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप V3, V2 और V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट, करेक्ट है। तो यहां पे हम समझ गए कि ये तो था टाइप 1, राइट। नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स -1। और इक्वेशंस में जब भी हम लिखेंगे तो जो नोड को कंसीडर करेंगे उसको हायर पोटेंशियल में समझेंगे। करंट डायरेक्शन अगर पहले से मेंशन्ड है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये 3 चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अब टाइप 2 के बारे में, ठीक है। तो अब टाइप 2 में प्रोसीजर सब सेम है और फिगर भी सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। क्या, मैं मान लेता हूं कि चलो ये रेसिस्टेंस को मैं गायब कर दूं, गायब कर दिया, रिमूव कर दिया उसको मैं। अब ये सर्किट, ठीक है, जो फिगर था उसमें से बस मैंने रेसिस्टेंस को गायब किया और यहां पे ऐसे करंट कर दिया। यहां पे क्या होगा कि V1 की वैल्यू डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है कि यहां पे वोल्टेज सोर्स है 8 वोल्ट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे V1 की वैल्यू आ जाएगी क्लियरली 8 वोल्ट, राइट।
तो टाइप 2 आखिर है क्या? टाइप 2 एक स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस है कि अगर फिगर में आपको डायरेक्टली नोड वोल्टेज मिल जाए, डायरेक्टली नोड वोल्टेज पता चल जाए कि यहां पे भाई इक्वेशन सारे यही रहेंगे, इक्वेशन सारे यही रहेंगे, बस यहां जहां जहां V1 है, जहां जहां V1 है वहां वहां क्या आ जाएगा, 8 वोल्ट्स आ जाएगा, क्योंकि हमको डायरेक्टली V1 की वैल्यू पता चल गई है। तो बचा क्या सॉल्व करने के लिए? बस V2 और V3 फाइंड करना ही बच गया। तो ये कौन सा केस है? जब आपको डायरेक्टली नोड वोल्टेज मिल जाए, और वो कब मिलेगा? जब उस रिफरेंस नोड, जब रिफरेंस नोड और प्रिंसिपल नोड के बीच क्या कनेक्टेड रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स, ना कोई रेसिस्टेंस, ना कोई और ड्रॉप। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा V1 का वैल्यू। अगर यहां पे करंट सोर्स होता तो भी हम नहीं बता पाते कि इसका V1 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि करंट सोर्स के कारण हमको उसके अक्रॉस का वोल्टेज नहीं पता चलता, राइट? तो अगर सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है रेफरेंस नोड और प्रिंसिपल नोड के बीच, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि V1 की वैल्यू 8 वोल्ट होगी। सारे इक्वेशन एज इट इज रहेंगे, पूरा प्रोसीजर भी सेम रहेगा, बस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही एक वैल्यू हमको पहले ही पता चल जाएगी कि V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स, राइट? तो ये तो था टाइप 2। अब चलते हैं टाइप 3 के तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो अब टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 टाइप 2 क्या था कि रेफरेंस नोड और क्या प्रिंसिपल नोड, रेफरेंस नोड और प्रिंसिपल नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स था। अगर मैं ऐसा करूं कि इसको हटा देता हूं, चलो इस रेसिस्टेंस को अगर हटा दूं, इस रेसिस्टेंस को हटाने के बाद मैं इसे जोड़ दूं इस वायर को, तो अब क्या दिख रहा है? अब मुझे ये दिख रहा है कि दो प्रिंसिपल नोड्स V2 और V1 के बीच में एक ही वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो ये है टाइप 3 कि अगर दो प्रिंसिपल नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स रहेगा तो वो कौन सा केस होगा? सुपर नोड वाला केस होगा, और सुपर नोड ही है हमारा टाइप 3। ठीक है, तो ये है यहां पे, इसको मैं मार्क करता हूं ऐसे। सुपर नोड। अब सुपर नोड की क्या खास बात है देखते हैं। जैसे कि टाइप 2 में हमें क्या पता चल जा रहा था? डायरेक्टली एक नोड का पोटेंशियल पता चल जा रहा था, क्योंकि वो रेफरेंस और प्रिंसिपल के बीच में कनेक्टेड था। अब यहां पर सपोज मैं इसको वापस यहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, जो यहां पे था, सपोज 4 ओम का था, राइट? तो अब क्या हुआ कि सुपर नोड मिल गया हमें। सुपर नोड का क्या केस होता है? इन सुपर नोड हम क्या करेंगे, देखिए ये था, ऐसे हो जाएगा, ये V1, V2 और 10 वोल्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मतलब कि क्या, मुझे ये पता चल रहा है डायरेक्टली यहां पे उनके वोल्टेजेस की वैल्यू नहीं पता चल रही है, पर मुझे ये पता चल जा रहा है कि V2 और V1 के बीच तो डिफरेंस कितना होगा? 10 वोल्ट का। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू 10 वोल्ट, इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। V2 माइनस V1 ही क्यों लिखा मैं? क्यों? क्योंकि देखिए ये है पॉजिटिव टर्मिनल में और ये है नेगेटिव टर्मिनल में, इसलिए V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट लिखा। इन दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 10 वोल्ट बता रहा था। अगर ये बैटरी ऐसे होता तो मैं लिखता V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, पहला इक्वेशन ये मिला। V3 को देखिए, यहां पे जो V3 था वो एज इट इज है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, तो उसका जो इक्वेशन था, इक्वेशन 3, V3 के लिए जो हमने इक्वेशन 3 लिखा था, क्या लिखा था कि इक्वेशन 3 था हमारा V3 प्लस 16 बाय 10 प्लस, और कौन कौन सा आउटगोइंग था, प्लस 2 प्लस V3 माइनस V2 बाय 8 इज इक्वल टू 4। ये था इक्वेशन 3, राइट? V3 minus V2 by 8, 4 incoming, and then V3 minus plus 16 by 10 and then 2 amperes। ठीक है, इक्वेशन 3 और एक इक्वेशन 1 मिल गया। सुपर नोड के इक्वेशन कैसे लगाते हैं, ये खास बात है। सुपर नोड में क्या करते हैं? सुपर नोड में ये होगा कि जो दो नोड वोल्टेजेस हैं
V1 और V2 उन दोनों के लिए केसीएल इक्वेशन एक टाइम पे एक ही साथ लगेगा। एक टाइम पे एक ही साथ मतलब कैसे कि मैं V1 और V2 को एक ही साथ लिखूंगा। उन लोगों का इक्वेशन, केसीएल इक्वेशन कैसे लिखते हैं देखिए कैसे होगा। V1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, यहां से क्या निकल रहा था, वो निकल रहा था कितना करंट आ रहा है -2, ठीक है। तो यहां पे तो आउटगोइंग है 2 एम्पियर्स, V1 में 2 एम्पियर्स आ रहा है। एक बार तो यहां पे 2 एम्पियर्स इनकमिंग था और एक आउटगोइंग। अब एक और चीज देखिए, जो ब्रांच V1 और V2 के लिए कॉमन है, कौन कौन सा ब्रांच कॉमन है, ये ब्रांच कॉमन है और ये ब्रांच कॉमन है। उन दोनों ब्रांचेस के लिए आप केसीएल इक्वेशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, चलिए मान लिया लिख भी लिया, चलो लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, यहाँ पे ये +6 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सपोज कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो वो हमको अभी पता नहीं है कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी करंट फ्लो हो सकता है, राइट। सपोज आई ले लेता हूं, चलो मैं, ठीक है। यहां से क्या था, ये आउटगोइंग थे, राइट। अब V2 के लिए लिखते हैं। V2 के लिए क्या क्या इनकमिंग है भाई, ये V2 के लिए इनकमिंग है, इनकमिंग कौन कौन सा 6 एम्पियर्स और दूसरा चीज क्या है, एक और 4 एम्पियर्स इनकमिंग है। 6 एम्पियर इनकमिंग है और 4 एम्पियर्स। एक मिनट यहां पे मैं इसको अच्छे से मान, राइट। और कौन कौन सा है, अब यहां से आई करंट निकाल रहा है, इसके लिए लीविंग हो रहा है वो, राइट, V2 के लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको क्या था, इसके लिए ये लीविंग था 6 एम्पियर्स राइट हियर एंड दिस गोस आई, इसके लिए लीविंग था, और V2 के लिए आई क्या होगा, इनकमिंग हो जाएगा, आई हो जाएगा इनकमिंग, आई यहां पे इनकमिंग हो जा रहा है। और क्या क्या बचा, 2 एम्पियर्स, दिस 4 एम्पियर्स इधर आ जा रहा है, इसका लिए 6 एम्पियर्स इधर से आ जा रहा है और आई इधर से आ रहा है, ये करंट आई को मैंने माना यहाँ पे आई, और 6 एम्पियर, राइट। तो ये V2 के लिए था। अब एक और क्या इक्वेशन बचा, V2 और V3 के लिए आउटगोइंग देखते हैं, V2 माइनस V3 बाय हाउ मच 8। एक और चीज +4 एम्पियर्स, मतलब कि क्या हुआ कि ये सारे कौन से करंट थे, लीविंग करंट्स थे, और ये क्या थे, एंटरिंग करंट्स। एंटरिंग और लीविंग करंट्स किसके किसके, दोनों V2 और V3 के लिए एक साथ के लिए लिखा हूं मैं, मतलब कि V1 के लिए 2 एम्पियर आ रहा था एंटरिंग में, 6 एम्पियर इसके लिए एंटर कर रहा था, आई करंट इसके लिए V2 के लिए एंटर कर रहा था, 4 एम्पियर भी इसके लिए एंटर कर रहा था, बाकी सारे कौन कौन से थे, लिविंग करंट्स थे। अब एक चीज देखिए, जो मैं रेड मार्क से मार्क किया हूं, मैंने क्या कहा था कि आप इन दोनों के लिए, जो ब्रांचेस उन दोनों के लिए कॉमन है, उसके लिए आप करंट इक्वेशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई अगर आप लिख भी देते हैं तो वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, 6 और प्लस आई इधर भी था, 6 प्लस आई इधर भी था, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, V1 प्लस 8, V1 माइनस 8 बाय 4, एक इक्वेशन, 2 एम्पियर्स इनकमिंग V1 में, फिर इन दोनों ब्रांच के लिए मेरे को नहीं लिखना है, V2 के लिए 4 एम्पियर्स एक और इनकमिंग, और आउटगोइंग में V2 माइनस V3 बाय 8 और एक 4 एम्पियर आउटगोइंग, ठीक है। तो ये तो जो क्वेश्चन, ये जो चीज था, ये था पूरा सुपर नोड का, ठीक है। ये चीज आ गया मेरा सुपर नोड, राइट। तो यहां पे हमारे तीनों टाइप कंप्लीट होते हैं नोडल एनालिसिस के, ठीक है। पहला टाइप क्या था, सिंपल टाइप था, हम लोग को क्या करना था, प्रिंसिपल नोड, नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड आइडेंटिफाई करने थे, उसमें से एक रेफरेंस नोड चुनना था, और रेफरेंस नोड चुनने का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो आपके इक्वेशंस को काफी ज्यादा कम कर सकता है अगर आप सही तरीके से रेफरेंस नोड को चुन लिए तो, ठीक है। तो उसको मैं एक क्वेश्चन से दिखाऊंगा कि कैसे रेफरेंस नोड को सिलेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट हम क्या किए थे, नोड्स का नाम दिए थे, नोड्स का नाम देने के बाद हम सारे नोड्स को हायर पोटेंशियल में मान के उसका केसीएल इक्वेशन लिखे। केसीएल इक्वेशन को एक बार लिख लिया, उसको सॉल्व करने से हमको
क्या मिल जाएगा, नोड वोल्टेजेस मिल जाएगा। और इसमें हमने ये भी जाना कि नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स -1 इसलिए क्योंकि हम रेफरेंस नोड्स के लिए केसीएल इक्वेशन नहीं लिखते हैं। फिर हमने क्या देखा, टाइप 2 देखा, जिसमें अगर एक वोल्टेज सोर्स किसमें, रेफरेंस नोड और प्रिंसिपल नोड के बीच कनेक्टेड हो तो हमको डायरेक्टली प्रिंसिपल नोड का वैल्यू पता चल जाता है, तो एक इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अगर दो प्रिंसिपल नोड्स के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ गया तो वहां पे सुपर नोड का कॉन्सेप्ट होता है, और सुपर नोड के कॉन्सेप्ट के केस में हमें एक इक्वेशन तो उनके डिफरेंस से मिलता है और दूसरा इक्वेशन हम उन दोनों नोड्स के लिए एक साथ इनकमिंग और आउटगोइंग करंट्स का एक साथ लिखते हैं, और जो कॉमन ब्रांचेस है उसके लिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका नोडल एनालिसिस का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।